हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने जो सेल का चैप्टर था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसके सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक को देखा था। सबसे पहले हमने सेल की बात की थी। हमने कहा था सेल क्या है, हमारी जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उसके बाद हमने जाना था सेल के आधार पर हमने जो जीव होते हैं उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित किया था। उसके बाद हमने देखा कि जो सेल होते हैं, सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यही सारी चीज़ों का हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो किस प्रकार के हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको एक कथन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। सबसे पहला जो कथन है उसमें आपसे पूछा गया है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, यानी कि जो सेल यानी कि कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो किसे कहा जाता है। तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन में है सेल वॉल, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है राइबोसोम और लास्ट है न्यूक्लियस। अब आपको बताना है कि इसमें से सेल का जो ऊर्जा गृह है वो कौन सा है। तो जब हमने बात की थी, हम क्या कर रहे थे, सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो उसमें हमने बात की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या कहा था कि ये क्या है, सेल का ऊर्जा गृह है। इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस कहिए या फिर ऊर्जा गृह कहिए। तो किसे कहेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि जो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा गया है द किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड, यानी कि सेल का किचन हम किसे कहते हैं। इससे पहले क्वेश्चन क्या था, पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह। अब जो किचन पूछा गया है कि जो सेल है यानी कि कोशिका है, कोशिका का किचन कौन सा होता है। सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन में है सेल वॉल होता है। सेकंड जो ऑप्शन हमारे पास आता है न्यूक्लियस होता है। थर्ड जो हमारे पास ऑप्शन में आता है वो वैक्यूल है। और लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है वो होता है प्लास्टेट्स। अब हमें बताना है कि इनमें से जो सेल है, सेल का किचन किसे कहते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें देखना है कि किचन का काम क्या होता है। अगर हम अपने किचन के बारे में देखें तो हमारे किचन में क्या आता है कि हम क्या करते हैं कि भोजन बनाते हैं अपने लिए। तो वही काम जो सेल हो गया, सेल का किचन होता है। क्योंकि जब भी किचन का नाम हमारे माइंड में आएगा तो एक ही आपको बात याद आएगी कि किचन में क्या हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है। तो अगर सेल की किचन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भी भोजन का ही निर्माण होगा। तो हम देखेंगे, अपने सारे ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो भोजन से रिलेटेड है और किसके भोजन से रिलेटेड है, प्लांट के भोजन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल को। तो सेल वॉल की जब भी बात आती तो सेल वॉल क्या करता है, किसी भी पौधे को मजबूती प्रदान करता है। यानी कि सेल वॉल के बारे में जब भी हमने पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा है कि सेल वॉल में भोजन का निर्माण हो रहा है या फिर सेल वॉल का संबंध भोजन से है। इसलिए हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। सेकंड है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जब भी बात आती है तो कुछ जेनेटिक मटेरियल सा कुछ हमारे माइंड में आता है। तो न्यूक्लियस में भी जब भी हमने क्या कहा था कि भोजन की बात होती है तो न्यूक्लियस का नाम नहीं आया है। एक और हम बात याद रख सकते हैं कि जब अगर यहाँ पे पौधों के बारे में हम बात कर रहे हैं, पौधों के की सेल के बारे में हमने पढ़ा है, तो पौधों के भोजन की जब भी बात आती है हमारे माइंड में एक टर्म आना चाहिए, वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आपको पता होगा, आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि पौधों में भोजन बनाने की जो विधि होती है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती है, क्या उसकी क्रिया विधि है, ये आपने पढ़ा होगा, आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। तो इसके द्वारा भी आपको हेल्प मिल सकती है आपका ऑप्शन ढूंढने में। ऑप्शन थर्ड है वैक्यूल्स।
तो वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में जो बहुत बड़े जो वहाँ पे आप कह सकते हो गैप होता है या बहुत बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें क्या होते हैं कुछ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कुछ उसमें एंजाइम्स होते हैं, कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। तो वैक्यूल की जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने बात की, हमने वैक्यूल की बात नहीं की। अब जो लास्ट ऑप्शन आता है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या मतलब होता है, प्लास्टिड के अंदर क्या होगा, वहाँ पे क्लोरोफिल होगा। तो क्या होता है यहाँ पे हमने कहा कि ये एक पत्ती है, अब पत्ती के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पत्ती का कलर आपको ग्रीन दिखाई देता है, तो क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है। ये होता है क्लोरोफिल। तो यानी कि यहाँ पे जो प्लास्टिड है वो किससे संबंधित है, क्लोरोफिल से संबंधित है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी। प्लास्टिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, पत्ती में होगा। तो वैसे तो वहाँ पे प्लांट्स का जो किचन होता है वो हम पत्ती को कहते हैं, लेकिन पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के अंदर ही यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में अगर आप जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे अलग अलग चरण में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है। तो क्लोरोफिल के अंदर ही वो होती है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, पत्ती में होता है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, यानी कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसी के बारे में हमने पूरे चैप्टर में बात की थी कि जो फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की वो क्या है। तो ऑप्शन में सबसे पहले आपके पास आया है सेल है, सेकेंड में आपके पास आया है एग, थर्ड में आपके पास आया है न्यूक्लियर, और लास्ट हमारे पास आया है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या बात की है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जो जीवन की जो सबसे पहली इकाई है वो क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या है, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, या फिर हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सेल। तो आप अपने दोनों आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, यानी कि आपको पूछा गया जो क्लोरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, आपको वो बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सबसे पहले है प्लांट सेल्स ओनली, यानी कि सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। सेकंड है एनिमल सेल ओनली, यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। और थर्ड में आपसे कहा गया है बोथ ऑफ दीज, यानी कि इन दोनों में पाया जाता है। किन दोनों में, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये सी कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा है कि प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। और लास्ट कह रहा है नन ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन डी कह रहा है कि किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। तो जब भी बात आए क्लोरोप्लास्ट की, आपको क्या टिक करना है, प्लांट सेल को टिक करना है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। क्योंकि अगर जो एनिमल्स हैं उनमें क्लोरोफिल होता तो वो भी क्या कर सकते थे, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते थे। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो जो वहाँ पे सनलाइट होती थी, सनलाइट का यूज़ कर सकते थे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती और जंतु यहाँ पे क्या होते, ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि स्वपोषी होते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं और अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर रिस्पॉन्सिबल डिपेंड रहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कि प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है द कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल इज, यानी कि सेल को जो कंट्रोल करने की जो यूनिट होती है वो क्या है। आपके पास 4
ऑप्शन है, सबसे पहला है न्यूक्लियस, सेकंड है सेल वॉल, तीसरा है साइटोप्लाज्म और लास्ट है ऑल ऑफ दीज। तो आपको देखना है कि पूरी सेल को यहाँ पे कंट्रोल कौन कर रहा है। आपने क्या करना है, ऑप्शन लिखने हैं और स्टेटमेंट लिखनी है, चारों ऑप्शन को नोट करना है और अपने आंसर को टिक करना है। उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगी और आप अपने आंसर को मेरे आंसर से टिक करेंगे। चलिए, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि सेल को कौन कंट्रोल करता है। तो इसमें से हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे सेल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस क्या करता है, पूरी सेल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, वो जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से होता है। जब हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था ये क्या है, एक सेल है, ये क्या है, सेल है। अब इस सेल ने क्या किया, डिवाइड हुई, यानी इस सेल में विभाजन हुए और ये सेल बहुत सारे सेल में क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। अब क्या है, हमारे पास सेल का एक गुच्छा आ गया है, बहुत सारे यहाँ पे सेल आ गए हैं। तो हमने कहा कि इस सेल को हमने क्या कर दिया, बहुत सारी सेल ने मिलके क्या बना दिया, यहाँ पे टिश्यू बना दिया, जिसे हमने क्या कहा, जिसे हम ऊतक कहते हैं। ये क्या है, यहाँ पे टिश्यू बन गया है, क्या है, ये टिश्यू बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे टिश्यू मिले, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा हुए। ये एक टिश्यू था, ये एक और टिश्यू है, ये एक और टिश्यू है, यानी कि हम बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे बहुत सारी सेल हो गई, बहुत सारी सेल ने मिलकर टिश्यू बना दिया और बहुत सारे टिश्यू ने मिलकर क्या बना दिया, ऑर्गन बना दिया है। ऑर्गन यानी कि अंग का निर्माण हो गया है। अब अंग क्या होंगे, बहुत सारे ऑर्गन मिलके। अब यहाँ से क्या होगा, ये तो ऑर्गन थे, अब हमने कहा कि बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पूरी बॉडी का निर्माण हो जाएगा, पूरे यहाँ पे पूरे शरीर का यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बात की थी। अब ये जो बॉडी बनी हुई है ये कैसे बनी है, बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनी है। बहुत सारे ऑर्गन कैसे मिले, बहुत सारे टिश्यू से बने। बहुत सारे टिश्यू कैसे बने, बहुत सारी सेल से बने। बहुत सारी सेल से कैसे बने, एक सेल से बने। तो यानी कि इस ऑर्गेनिज्म का निर्माण बहुत सारी सेल से हुआ है, इसे हम कहेंगे बहुकोशिकीय। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका के अंदर होता है। जैसे कि हमने बात की थी अमीबा की, अब इस प्रकार से कुछ अमीबा का ये शेप है। अब क्या है, पूरी एक ही कोशिका है, इसी कोशिका के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया भी होगी, यहीं पे उत्सर्जन की भी प्रक्रिया होगी। सारी ही प्रोसेस इसी सेल के अंदर पाई जा रही हैं, सिर्फ एक सेल है ये। तो इस प्रकार की सेल को हमने क्या कहा था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर कहा था। तो यही आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आपके पास में ऑप्शन में आए हैं, पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर, तीसरा है बोथ ऑफ दीज और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो हमें पहले से ही आंसर पता है, हम इन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, यानी कि एक कोशिकीय कहते हैं, क्योंकि कोशिका सिर्फ यहाँ पे कितनी है, एक कोशिका यहाँ पे है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है टिश्यू इज, यानी कि टिश्यू क्या है। सबसे पहला
ऑप्शन हमें कहता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंगों का एक ग्रुप है टिश्यू। सेकंड कहता है ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स का जो ग्रुप है वो है टिश्यू। थर्ड कहता है ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी बहुत सारे टिश्यू का जो ग्रुप है वो टिश्यू होता है। या लास्ट है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो होता है। आंसर हमें पता है क्योंकि अभी हमने बात की थी ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या होता है? टिश्यू होता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अगर हम ऑर्गन का ग्रुप कहें तो उसे हम पूरा शरीर कहते हैं। अगर हम ग्रुप ऑफ टिश्यू कहें तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। अगर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो उसे हम समूह का नाम देते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो दोनों ही आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है सेल इज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले हमने इसके बारे में बात की थी, तो हमने क्या बात की थी? रॉबर्ट हुक के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। सेकेंड जो क्वेश्चन हमारे पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है द सेल्स कैपेबल ऑफ चेंजिंग शेप्स आर, यानी कि उन सेल्स के नाम बताइए, उन कोशिकाओं के नाम बताइए जो अपने शेप को, अपने आकार को वहाँ पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास सबसे पहला है अमीबा, यानी कि अमीबा अपने शेप को चेंज कर सकता है। सेकेंड है WBC, थर्ड है बोथ ऑफ दीज और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो हमने जब बात की थी WBC के बारे में, हमने कहा था WBC क्या है? इरेगुलर इन शेप है, यानी कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। ये क्या करता है? अपने आकार को चेंज करता रहता है। और अमीबा तो हमने देखा है, हमने अमीबा को किस प्रकार से देखा? हमने कहा ये अमीबा का डायग्राम है। अब यहाँ पे क्या था? यह है फूड, तो इसे क्या करना था? इस फूड को खाना था। अब अमीबा ने क्या किया, किस प्रकार से अपनी शेप चेंज की? ये फूड था और इसने कुछ इस प्रकार से अपनी यहाँ पे क्या की? अपनी शेप चेंज की। ये तो फूड पहले ही अंदर चला गया है, हमें बताना है कि फूड को किस प्रकार से इसने ट्रैप किया था। यहाँ पे ये फूड था और इसने क्या किया? कुछ इस प्रकार से अपनी ओके। अब क्या हुआ? ये कैसे हुआ? इसने क्या किया? अपनी शेप चेंज की। धीरे धीरे इसने क्या किया? इस फूड के आर पार इस खाने को घेर लिया। अब ये क्या करेगा? ये भोजन है, अब क्या हो गया है? इसने खाने को पूरी तरीके से घेर लिया है। अब लास्ट क्या कंडीशन आएगी कि ये जो फूड है पूरी की तरीके से क्या होगा? अमीबा के अंदर चला जाएगा। अब आप देख रहे हो किस प्रकार से अमीबा यहाँ पे अपनी आकृति को चेंज कर रहा था। पहले ये कुछ इस प्रकार का था, फिर इस प्रकार का है, फिर इस प्रकार का, और लास्ट में इसने भोजन को अपने अंदर खींच लिया है। तो क्या होता है? अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये क्या होता है? अपने आकार को चेंज करता रहता है, स्पेशली तब जबकि इसे भोजन ग्रहण करना हो। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि बोथ, यानी कि WBC और अमीबा दोनों ही अपने शेप को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। दोनों आंसर को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो क्लास, आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आई होप जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं आपको समझ में आए होंगे। सो क्लास, आज हमने इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।